हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। छाते की नैतिकता या छाते के ऊपर एजी गार्डिनियर ने एक पूरा ऐसे लिख डाला। और एजी गार्डिनियर जो थे वो जाने जाते थे अपने ऐसे एसेस के लिए, अपने ऐसे निबंधों के लिए जिन पर एक्चुअली कोई भी नहीं लिखता है, लेकिन वो जब लिखते थे तो वो टॉपिक बिल्कुल बकवास या छोटे से नहीं रह जाते थे। बहुत ही ज़्यादा उन्हें बेहतरीन तरीके से एजी गार्डिनियर ने लिखा है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, हम 2 पार्ट्स में से करने वाले हैं। तो चलिए हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें राइटर क्या कह रहा है। ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स रिटन बाय एजी गार्डिनियर। एजी गार्डिनियर बोर्न इन 1865। एजी गार्डिनियर का जो जन्म है वो 1865 में हुआ था। वाज एन एसेइस्ट, वो एक निबंधकार थे, लिखते थे, एसेस लिखते थे। ज़्यादातर उन्होंने एसेस लिखे हैं। आपने इनके और भी एक जो ऑन सेइंग प्लीज़ 9th क्लास में इनका ऐसे पढ़ा होगा। ऑन सेइंग प्लीज़, ऑन रोड, ऑन ट्रैफिक रूट्स, बहुत सारे एसेज इन्होंने लिखे हैं। एजी गार्डिनियर बोर्न इन 1865, एसेज थे, जर्नलिस्ट थे एंड राइटर ऑफ इमंस ना, बहुत ही बेहतरीन राइटर भी थे ये। ही इज़ रेप्यूटेड फॉर हिज सिग्निफिकेंट एसेज ऑन इवन ट्राइबल सब्जेक्ट्स। ये अपने उन एसेज के लिए जाने जाते थे जो कि ट्राइबल मतलब होता है छोटे सब्जेक्ट्स, जिनको आप इवन कहेंगे कि इन पे कौन लिखता है यार, उन भी टॉपिक्स पे इन्होंने एसेज लिखे हैं। लाइक ऑन कैचिंग ट्रेन्स, ट्रेन पकड़ने को लेकर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। ऑन द रूल ऑफ द रोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन रूल ऑफ द रोड, आप सड़क के नियमों पे इन्होंने ऐसे लिख रहा है। ऑन सेइंग प्लीज़, प्लीज़ कहने पर इन्होंने ऐसे लिखा है। और अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में ये सभी लोगों ने ये ऐसे पढ़ा है। 9th क्लास में था ये आपका ऑन सेइंग प्लीज़। ही ऑल्सो रोट अ बायोग्राफी ऑफ विलियम हारकोर्ट इन 1923। इन्होंने एक और जो फेमस राइटर थे विलियम हारकोर्ट, उनकी बायोग्राफी भी इन्होंने लिखी थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ गार्डिनियर रोट अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फ़ा ऑफ द प्लाव। तो इन्होंने बाद में अपनी जो एजी गार्डिनियर थे, शुरू में तो ये अपने नाम से ही लिखते थे, बाद में इन्होंने अपना पेन नेम क्या होता है, अगर आप जैसे कि मिर्ज़ा गालिब जो थे उनका ओरिजिनल नाम कुछ अलग था, लेकिन वो गालिब के नाम से ही क्या करते थे, शायरियाँ लिखा करते थे। और भी आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, है ना। जैसे कि राहत इंदौरी जी का जो सरनेम है वो कोई इंदौरी थोड़ी ना था, बस वो इंदौर को बिलोंग करते थे और लोग उनको इंदौरी, राहत इंदौरी कहने लगे, तो फिर उन्होंने अपना पेन नेम ही राहत इंदौरी कर लिया था, बल्कि वो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं लिखा करते थे। तो पेन नेम का मतलब होता है जिस नाम से आप अपनी राइटिंग स्किल्स में जाने जाते हो, आप अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हो, उसे पेन नेम कहा जाता है। तो एजी गार्डिनियर ने अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ का पेन नेम अपनाया और उसी नाम से वो आगे जाकर लिखा करते थे। He said there at the head of the plow flames the great star that point to the pole. I will hitch my little wagon to the sublime image. I will be the alpha of the plow. अपने बारे में उन्होंने ये बहुत ही फेमस कोड जो है वो कही थी, और वो कहते थे कि मैं जो हूँ अल्फ़ा प्लाव बनाऊँगा, जो कि सितारों से खींच के उसकी जो चित्रण है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वॉज द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़। आपको पता होना चाहिए डेली न्यूज़ लंदन का पब्लिश होने वाला बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, और डेली न्यूज़ के इवन पब्लिशर रहे थे ये, यानी कि बिल्कुल मेन एडिटर समझ लीजिए आप कि एडिटर रहे हैं ये। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इनका जो कार्यकाल था, टेन्योर मतलब कार्यकाल, इट बिकेम फेमस ऑफ अ लिबरल जर्नल, और बहुत ही बेबाकी से लिखने के लिए वो पत्र बना। ही डाइड इन 1946, 1946 में। ये हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाकार। और देखते हैं कि इसमें क्या है। हमारा जो सेंट्रल आइडिया है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इन लाइफ लूजिंग थिंग्स इज़ अ डेली अकरेंस। जीवन में चीज़ों का खो जाना एक रोज़ाना होने वाली घटना है, इसमें मतलब कुछ भी नया नहीं है। पीपल लूज़ मैनी थिंग्स ड्यूरिंग देयर लाइफ्स। अपने जीवन काल में, अपने जीवन में लोग बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं। But for Gardiner, the losing of an umbrella leads to pull his thoughts and emotions towards serious things like moral and conscience. लेकिन जब एजी गार्डिनियर ने अपना अम्ब्रेला खो दिया, अपना छाता खो दिया, तो उसके कारण उनके मन में जो बहुत सारे थॉट्स आए, इमोशंस आए, और वो बहुत सारी चीज़ों की बातें करने लगे, जैसे कि नैतिकता, अंतरात्मा, कंसाइंस, मॉरल्स, है ना, इनकी बातें करने लगे।
और इन्होंने ये ऐसे लिख डाला, ही फील्स अनहैप्पी दैट मैनी पीपल फॉरगॉट टू रिटर्न बुक्स। वो बहुत ही नाराज़ होते हैं, बहुत ही निराश रहते हैं जब लोग अपनी बुक्स को लौटाना भूल जाते हैं। टेकन फ्रॉम अदर्स और अ लाइब्रेरी, जब वो किसी और से या लाइब्रेरी से किताब लेते हैं, उधार लेते हैं और वो उसे लौटाना भूल जाते हैं, तो एजी गार्डिनर काफ़ी निराश और नाराज़ होते हैं इस बात पे। दे डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम पिकिंग अदर पीपल्स हेड्स एज वेल। वो दूसरे लोगों की हेड्स या टोपियाँ जो है उसे चोरी करना भी भूलते नहीं हैं। वो उनकी टोपियाँ चुरा लेते हैं, सामान चुरा लेते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी अनोइंग टू गार्डिनियर। और ये सारी चीज़ें बहुत ही गुस्सा दिलाती हैं गार्डिनियर को। दिस ऐसे प्रूव्स हिज पेंचेंट फॉर राइटिंग ऑन ट्राइबल मैटर्स। और ये जो ऐसे है वो ट्राइबल मैटर्स पे लिखने का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई छोटे से टॉपिक पे बहुत ही बेहतरीन रचना कर सकता है। बट अंडर हिज पेन दीज मैटर्स रिमेंस नो मोर ट्राइबल्स। बहुत ही शानदार बात लिखते हैं कि जब इनकी कलम चलती थी तो कोई टॉपिक छोटा नहीं रह जाता था। कोई टॉपिक उसको आप ये नहीं कह सकते थे कि इतने छोटे टॉपिक पे कौन लिखता है। कोई टॉपिक छोटा नहीं रह जाता है जब एजी गार्डिनियर लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एजी गार्डिनियर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, ये ब्लू बॉक्स जो है ये है सेंट्रल थीम ऑफ द पूरा जो ऐसे है उसकी सेंट्रल थीम है। आपको इसे बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। A sharp shower came on as I walked along the strand, but I did not put up my umbrella. एक शावर, एक बारिश जो है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है ना। As I walk along the strand, स्ट्रैंड क्या होता है भाई? एक तरह से समझ लीजिए लंदन में जो है गलियां बनी हुई हैं, है ना, एक लंबी सी गली, उसके अंदर ये जा रहे हैं। स्ट्रैंड उसी को वो कहेंगे और उसमें जा रहे हैं। लंदन में लिखा गया चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। तो लंदन में जो रचनाएं रची, लंदन का जो इलाका है उसमें मानसून या फिर ना जो मौसम है, मानसून नहीं कहेंगे, सीज़न जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता नहीं है। 6 से 7 महीने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद बारिश का मौसम अक्सर बना रहता है, स्नोफॉल कभी भी हो जाता है। बहुत ही अनसर्टन सा मौसम है और वहाँ पे 6-7 महीने इवन सूरज नहीं निकलता है, कभी कभार ही दर्शन देता है सूरज, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बारिश होना वहाँ पे नॉर्मल बात है। तो आप अगर देखोगे कि आज की जनरेशन तो ऐसा नहीं करती है, लेकिन आज से इवन 30 साल पहले भी हम चले जाएं या 20 साल पहले चले जाएं तो इंग्लैंड के अधिकतर लोग आपको 3 कॉमन चीज़ों के साथ मिलेंगे। एक वो गोल वाली टोपी वो पहनते थे, उसके अलावा वो जो है अपने पास में कोट पहन रखते थे, हमेशा रेन कोट भी रखते थे, और साथ में एक छाता लेके चलते थे। जहाँ बारिश हुई छाता खोल लिया। तो एक बड़ी ही कॉमन प्रैक्टिस होती थी छाते को अपने साथ में कैरी करना। वो जैसे आज मास्क आप कैसे देखते हैं कि जितना वायरस फैल रहा है तो आप घर से कुछ भी चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन आज आपको थोड़ी दूर में याद आ जाता है कि अरे यार मेरा मास्क कहाँ है। बिल्कुल हमारी लाइफ का पार्ट सा हो गया, जैसे मोबाइल हो चुका है, जैसे मास्क हो चुका है। इंग्लैंड के लोगों के लिए छाता एक उनकी लाइफ का डेली पार्ट है, क्योंकि उन्हें पता होता था कि बाहर निकलेंगे कभी भी बारिश हो जाएगी, तो वो छाता लेके ही निकलते थे। और बारिश शुरू हो गई, लेकिन एजी गार्डिनियर कहते हैं कि मैंने अभी अपना अम्ब्रेला खोला नहीं है या मैं अपना अम्ब्रेला नहीं लगा रहा हूँ, भले ही बारिश शुरू हो चुकी हो। द ट्रूथ इज़ आई कुड नॉट पुट अप माई अम्ब्रेला। लेकिन सच तो ये है कि एक्चुअली मैं अपना अम्ब्रेला खोल ही नहीं सकता हूँ, मैं अपना अम्ब्रेला है ना इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। द फ्रेम वुड नॉट वर्क फॉर अ वन थिंग। सबसे पहली बात तो जो मेरे पास में छाता है उसकी फ्रेम काम नहीं करेंगी। एंड इफ़ इट हैड वर्कड, और अगर ये काम करती भी, आई वुड नॉट हैव पुट द थिंग्स अप। तो ये इतना गंदा दिख रहा है छाता कि मैं इसे है ना मतलब बेशर्म के मारे मैं इसे छाते को अपने साथ लेके चलता भी नहीं। For I would no more be seen under such a travesty of an umbrella than a Falstaff would be seen marching through Coventry of his regiment of Ragamuffins। ये जो एक बड़ा लंबा सा डायलॉग है, ये एक एक्चुअली शेक्सपियर की स्टोरी से लिया गया है। रेगमफिन्स वाला हिस्सा है जहाँ पर जो एक शख्स है वो भिखारियों की सेना बनाता है ना, और जब वो लड़ने पहुंच जाते हैं राजा के शासन के खिलाफ, लेकिन असल में उनको ये मालूम पड़ता है आधे रास्ते में कि ना तो हमारे पास हथियार हैं, ना हमारे पास कोई और चीज़ है। अगर हम युद्ध करेंगे तो खाने पीने की चीज़ें कहाँ से आएगी, सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग एजी गार्डिनियर को आ रही थी अपने साथ में कि अगर मैं ये छाता लेके निकल भी गया, मान लो ये छाता लेके मैं निकल गया, तो
बिल्कुल जैसे भिखारियों की सेना सड़े टूटे फूटे हथियारों से चली थी ना, वैसी मेरे साथ स्थिति होगी कि मैं ये सड़ा सा फटा सा छाता लेके बारिश में चल रहा हूँ। तो मैं इतना बेशर्म तो हूँ नहीं, इतनी शर्म मुझ में है कि मैं ये फटा छाता लेके घूमूंगा नहीं। लेकिन क्यों फटा छाता कैसे आ गया इनके पास? क्या कारण है कि फटा छाता लेके घूमने को मजबूर है? द फैक्ट इज़ दैट द अम्ब्रेला इज़ नॉट माई अम्ब्रेला एट ऑल। वो कहते हैं कि फैक्ट ये है कि ये छाता मेरा छाता नहीं है। इनके साथ वो हुआ है जो भारत में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों पे नॉर्मली हम लोगों के साथ में हो जाता है। गलती से अगर आपने बाहर चप्पल उतार दी, गलती से क्या उतारना ही पड़ेगी आपको चप्पलें, तो आपके साथ जो चप्पलों का हादसा यहाँ पर होता है भारत में, वहाँ पर वो टोपी के साथ, किताबों के साथ और जो है छाते के साथ होता है। क्योंकि टोपी छाता ये लेके घूमते ही हैं। और वहाँ पे लोगों ने, जैसे हमारे वहाँ चप्पल स्टैंड बने होते हैं, जूता स्टैंड बने होते हैं, वहाँ पे भी जूता चप्पल स्टैंड के साथ में ही छाता और टोपी स्टैंड भी बने होते हैं। आपने अगर एक बार स्टैंड पे छाता और टोपी रख दिए और आप बाहर आए नाई की दुकान से या किसी जगह से, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका सामान वहाँ पे मिलने वाला है। तो इनके साथ ऐसा ही कुछ हादसा वहाँ पर हो गया है। द अम्ब्रेला इज़ नॉट माई अम्ब्रेला एट ऑल, इट इज़ द अम्ब्रेला ऑफ सम पर्सन हु आई होप विल रीड दिस लाइन्स। ये किसी ऐसे शख्स का छाता है जिसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये लाइनें पढ़ रहा होगा। लेखक हैं भाई, ताना मार रहे हैं, है ना। तो ताना मारते हुए भी कह रहे हैं कि मैं तेरा जिक्र मैं, है ना, हर शाम करूँगा, लेकिन बेफिक्र रहे तेरा नाम ना लूँगा। वो वाली बात है कि तेरा नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं तू कौन है, और लेकिन ये छाता तेरा है, तू पढ़ के इसी लाइन को। ही हैज़ गॉट माई सिल्क अम्ब्रेला। वो कहता है कि उस आदमी के पास मेरा सिल्क का छाता है, मतलब बढ़िया महंगा छाता लिया था इन्होंने। आई हैव गॉट द कॉटन वन ही लेफ्ट इन द एक्सचेंज। मेरे पास उसका कॉटन का छाता है जो वो एक्सचेंज में छोड़ गया। आई इमेजिन हिम फ्लॉन्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रैंड अंडर माई अम्ब्रेला। मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूँ कि वो अभी कहाँ होगा। वो इन्हीं कहीं गलियों में मेरे छाते के साथ मस्त घूम रहा होगा। एंड थ्रोइंग अ स्क्रॉनफुल ग्लांस एट द फेलो हु वॉज कैरिंग हिज एबोमिनेशन। एबोमिनेशन मतलब गंदा। और वो बड़े प्यार से मेरे ही पास से निकल रहा होगा। उसको तो पता होगा ये छाता मेरा है, मेरा बढ़िया सिल्क का छाता उसने ले रखा होगा। कभी मेरे पास से ही गुजरेगा, मुझ पे हंस रहा होगा कि उसका गंदा सा छाता जो है ना, बार्गेन में या एक्सचेंज में जो वो मुझसे बदल के ले गया, मैं उस गंदे के से छाते के साथ में घूम रहा हूँ। वो ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, वो उस छाते के साथ जा रहा है और मेरे तरफ तीखी निगाहों से देख के शायद मुझ पे हंस भी रहा होगा। I dare say the rascal chuckled as said the said abomination. He had gaily to himself. I did you in that time, old boy. I know that thing. It won't open for nuts. और वो मुझे ताने मार रहा होगा, गालियाँ दे रहा होगा कि और साले बुढ़े, है ना, मत खोल उसको, मत खोल छाते को, मत खोल, खुलेगा ही नहीं, तेरे जैसे मूर्खों से नहीं खुलेगा वो, है ना। और मुझे गालियाँ दे रहा होगा और मेरा ही छाता चुरा के मुझे ही कोस रहा होगा, मेरे को देख कर हंस रहा होगा। एंड इट फोल्ड्स अप लाइक अ सेक नाउ दिस अम्ब्रेला। क्या करूँ इस छाते का, क्या बकवास छाता ये मेरे को देख के चला गया है। बट आई लीव हिम टू हिज अनराइटियस कम्यूनिंग्स। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैव व्हाट आई मे कॉल एन अम्ब्रेला कंसाइंस। मैं छोड़ देता हूँ उसको उसके हालातों पे, उसकी बातों पे। ये उन लोगों में से जिन्हें मैं कहूँगा कि इनकी अम्ब्रेला कंसाइंस होती है, इनकी अंतरात्मा जो होती है ना, वो छाते वाली होती है। यू नो द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई मीन। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बचपन में जो सब्जी वालों के ठेले होते हैं, फल वालों के ठेले होते हैं, उनसे बात करते करते एक आध बेर होते हैं वो उठा लिया करता था, उसके आंखों से छुपा कर, है ना, उसको जेब में रख लिया करता था, या इमलियाँ चुरा लिया करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर किस्म का हुआ करता था या मैंने कभी ज़िंदगी में चोरी की है, नहीं। मुझे क्या पता क्या होता था उस समय कि मैं ये छोटी मोटी चीज़ें रख लिया करता था। कई स्कूलों में आप देखोगे कि बच्चे पेंसिल ले जाते हैं, पेन, वो जाते एक पेन के साथ हैं और आते 4-4 5-5 पेन के साथ है घर पे, है ना। उनके पास कलेक्शन हो जाता है पेनों का। वो रबर चुरा लेते हैं, वो पेंसिल चुराते हैं। ये लोग चोर नहीं है एक्चुअली। इनके सामने पैसे पड़े होंगे बहुत सारे, तो भी ये चोरी नहीं करेंगे। ये आपका शायद वो सामान शायद लौटा दे, लेकिन इनकी जो कंसाइंस होती है, इनकी जो अंतरात्मा होती है, वो इनको छोटी मोटी चोरियों करने पे, है ना, मजबूर करती हैं। ये लोग अपने आप को चोर समझते भी नहीं है, मैं भी नहीं समझता था,
क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो अपनी कभी नहीं हो सकती, और वो है गलती। तो मैं अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता था। मुझे लगता था कि ठीक है, कभी गवर्नमेंट का कोई सामान पड़ा हुआ है, जैसे सड़क पे कुछ उन्होंने सामान रखा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, सड़क बनाने के लिए सीमेंट आई, रेती आई, गिट्टी आई, तो इवन लोग वो भी चुरा ले जाते हैं। और उन्हें ये लगता है कि सरकार हमें इतना लूटती है, हमने थोड़ा सा लूट लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो वो लोग, ये लोग है ना, प्रोफेशनल चोर तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। ही वुड नेवर पुट हिज हैंड इन अनदर्स पॉकेट। ये ऐसे लोग हैं जो किसी की जेब में कभी हाथ नहीं डालेंगे, जेब कतरे नहीं है ये। और फॉर जस्ट चेक और रॉब अ टिल, ना तो ये रॉबरी करेंगे, ना किसी को एक ना फर्जी चेक बना के देंगे, चेक बाउंस कराएंगे किसी का। नॉट इवन इफ़ ही हैड द चांस, अगर उनको मौका मिले तो भी वो चोरी नहीं करेंगे। बट ही विल स्वैप अम्ब्रेलाज, लेकिन ये छातों पर हाथ साफ करेंगे। और फॉरगॉट टू रिटर्न बुक्स, ये किताबें देना भूल जाएंगे। और टेक अ राइड आउट ऑफ द रेलवे कंपनी, या फिर जो रेलवे कंपनी है ना, उनसे सारे मौके उठाने का जो फ़ायदा उठा सकते हैं, बिना टिकट के सफ़र कर लिया, है ना। ये बहुत सारे लोग करते हैं भाई, और मैंने खुद ने किया है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, है ना। जहाँ मौका मिला, मुझे इंदौर से उज्जैन जाना होता था तो मैं इवन टिकट नहीं लेता था। ये एक क्राइम है, मुझे नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी छोटा ही था उस समय और मैंने ऐसी चीज़ें की हैं। इनफैक्ट ही इज़ अ थोरोली ऑनेस्ट एंड हु अलाउज हिज ऑनेस्टी द बेनिफिट ऑफ डाउट। और ये ऐसे लोग ईमानदार होते हैं भाई, चलो मेरी तारीफ़ करी उनने, और ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, और इनफैक्ट उन्हें अगर मौका मिलेगा तो भी, है ना, वो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी इस जो चोरी है या अपनी इस तरह की जो हरकत है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट समझते हैं ना आप, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज मेरा उपवास है, मुझे याद नहीं रहा, मैंने चॉकलेट खा ली। अब मैं क्या सोचूंगा, अरे यार उपवास टूट गया क्या अपना, चॉकलेट चलती है कि नहीं चलती है। फिर मैं सोचूंगा यार चॉकलेट तो चलती है, गुटखा तो चलता है, लोग खा के ऐसा बोल देते हैं गुटखा तो चलता है, चाय तो चलती है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, लेकिन जो इन्होंने हरकत करी उसको अपने आप को सही बताने के लिए, अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट, जो डाउट है मन में कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है, उसमें अपने आप को बेनिफिट दे देते हैं कि अरे होती होगी यार, है ना। तो परहैप्स ही टेक्स योर अम्ब्रेला एट रैंडम फ्रॉम द बार स्टैंड। हो सकता है ऐसे लोगों ने तुम्हारा जो छाता है वो किसी नाई की दुकान से यूं ही उठा लिया हो। ही नोज ही कैन गेट अ वर्स वन देस हिज ऑन, क्योंकि वो जानता है कि अपने छाते से सड़ा छाता उसे कहीं नहीं मिलेगा, इससे गंदा छाता कोई नहीं होगा। ही मे गेट अ बेटर, और उसे हमेशा अच्छा ही मिलेगा, इसलिए वो आपका अपना रख जाते हैं और दूसरे का ले जाते हैं। ही डजेंट लुक एट वेरी क्लोजली अंटिल ही इज़ वेल ऑन हिज वे, और जब तक वो अपने आधे रास्ते में आपकी नज़रों से दूर ना निकल जाए तब तक वो उस छाते को देखेंगे भी नहीं। और अपने आप से भी झूठ कैसा बोलेंगे, अरे शायद मैं किसी का गलत छाता लेके आ गया, ये चप्पलें पहन लेंगे, आधे रास्ते निकल के क्या लेंगे, अरे यार ये मैं चप्पल किसकी पहन के आ गया। और फिर अपने आप को खुद आश्चर्य जताएंगे, मतलब झूठ देख रहे हो इंसान अपने आप से कैसा बोलता है, तो वो अपने आप को आश्चर्य दिखाएंगे कि अरे यार शायद मैं किसी और का चादना चप्पल पहन के आ गया या छाता चुरा के लेके आ गया। अपने आप को सरप्राइज़ करेंगे, फिर गलती का एहसास भी करेंगे, और फिर क्या बोलेंगे, अरे यार अब वापस जाके क्या फ़ायदा, इतनी दूर मैंने अपना छोड़ा तो है, वो मेरा ले जाएगा, वो मेरी चप्पल पहन लेगा, वो मेरा छाता ले जाएगा। इट इज़ दैट वी प्ले हाइड एंड सीक विथ आवर ओन कंसाइंस। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमको सच पता है फिर भी हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है हम अपनी ही अंतरात्मा से छिपम छिपाई खेल रहे हैं, लुक्का छिपी खेल रहे हैं, हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं अपनी ही अंतरात्मा, अपनी ही कंसाइंस से। इट इज़ नॉट इनफ नॉट टू बी फाउंड आउट बाय अदर्स, वी रिफ्यूज़ टू बी फाउंड आउट बाय आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि दूसरों ने ये चीज़ पता लगा ली और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, नहीं, हम अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहते हैं, हम अपनी ही गलती को, जो हमको पता है कि हमने गलत करा है, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Quite impeccable people who ordinarily seem unspotted from the world are affiliated with umbrella morals। ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए लेखक कहता है कि इनकी अंतरात्मा छाता अंतरात्मा आती है, जैसे भारत में चप्पल अंतरात्मा पाई जाती है ना। इट वॉज अ वेल नोन प्रीचर हु वॉज फाउंड डेड इन फर्स्ट क्लास रेलवे कैरेज विथ अ थर्ड क्लास टिकट इन हिज पॉकेट।
और एक बहुत बड़ा प्रीच का मतलब यूँ तो सत्संग देना होता है या फिर भाषण देना होता है, तो शायद लेखक ऐसे आदमी का जिक्र कर रहा है जो लोगों को भाषण देता फिरता था, ईमानदारी से रहो, जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत करो, कुछ बुरा मत सोचो, है ना। तो ऐसा एक वेल नोन प्रीचर था जो लोगों को सत्संग देता फिरता था। लेकिन वो आदमी फर्स्ट क्लास का रेलवे में मरा हुआ पाया गया। जब वो मर गया होगा, किसी भी कारण से मर गया होगा, वो हो सकता है अटैक आ गया हो, वो फर्स्ट क्लास में मरा। जब उसकी जेब से टिकट निकाला तो वो थर्ड क्लास का निकला। मतलब ऐसे लोगों ने थर्ड क्लास की टिकट ली थी, फर्स्ट क्लास में जाके बैठ गए थे आराम से। तो ये बताता है कि वो जो दूसरों को सत्संग देता था वो खुद भी ईमानदारी का पालन नहीं करता था। एंड एज फॉर बुक्स हु हैज़ एनी मॉरल्स वेयर दे आर कंसर्न्ड, आई रिमेंबर सम ईयर्स एगो द लाइब्रेरी ऑफ फेमस डिवाइन एंड लिटरली क्रिटिक हु हैड डाइड। वो कहते हैं, और किताबों की जहाँ तक बात करें तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। मुझे कुछ सालों पहले एक ऐसे आदमी के बारे में, उसकी लाइब्रेरी और उसके कलेक्शन के बारे में याद है जो अब नहीं रहे दुनिया में, बीइंग सोल्ड, है ना। उसकी लाइब्रेरी जब बिकी, इट वाज अ स्प्लेंडिड लाइब्रेरी ऑफ रेयर बुक्स। बहुत ही शानदार लाइब्रेरी थी उस आदमी की, बहुत ही रेयर बुक्स, बहुत ही दुर्लभ किताबें उसके अंदर थी। चीफली कंसर्न विद 17th सेंचुरी राइटर्स, जो भरी हुई थी 17वीं शताब्दी के राइटरों से, जो कि आसानी से मिलते नहीं हैं। अबाउट whom ही वॉज अ डिस्टिंग्विश अथॉरिटी, जिसकी जो मालिकाना हक था उस आदमी के पास था। मल्टीट्यूड्स ऑफ द बुक्स हैड द मार्क्स ऑफ लाइब्रेरीज ऑल ओवर द कंट्री। इस आदमी ने ये लाइब्रेरी, खुद की लाइब्रेरी बनाई थी, पूरी कंट्री की लाइब्रेरी में से जो बुक्स हैं उनको इशू करवाया और उनको रिटर्न नहीं किया। ही हैड बोरोड देम एंड नेवर फाउंड अ कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी टू ऑफ रिटर्न देम। उसने उन्हें लिया और कभी भी उन्हें वापस नहीं किया। दे क्लंग टू द हिम लाइक प्रेसिडेंट्स टू लॉ, यस्ट ही वॉज होली मैन एंड प्रीच्ड एडमायरेबल सरमन्स। वो इस तरह की हरकतें करता था लेकिन फिर भी वो बहुत ही पवित्र आदमी माना जाता था। बाइबल के जो सरमन्स हैं उनको वो बताता था लोगों को, एज आई कैन बियर विटनेस, मैंने खुद ने देखी है ये चीज़ें, है ना। आई शैल हैव टू ऑन दैट इट हार्ड टू पार्ट ऑफ द बुक यू हैव कम टू लव। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसी किताबों से अलग होना, जो आपका, है ना, प्रेम रही हो, जिससे आपको लगाव हो गया, अलग होना मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह की हरकत उस आदमी ने की है। Indeed, the only sound rule about books is that adopted by the man who has asked by a friend to lend him a certain volume. I'm sorry, he said, but I can't. Haven't you got it? Ask the others. ऐसे लोग क्या करते हैं जो किताबें उधार लेते हैं? या तो वो कहेंगे, अरे यार भाई, मैं सॉरी यार, मैं लौटाना भूल गया, है ना, मैं लौटा नहीं पाया। अरे मैंने देखो दी नहीं क्या किताब वापस, है ना। अरे हाँ, मेरे को याद आया, मेरे पास है ना। बट आई मेक इट अ रूल नेवर टू लैंड बुक्स। तो लेकिन मैंने रूल बना लिया, मैंने ज़िंदगी में किसी को भी किताब उधार मत दो। यू सू नोबडी एवर रिटर्न्स देम, क्योंकि कोई लौटाता ही नहीं वापस। आई नो इट इज़ सो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हियर कम विथ मी एंड ही लेड द वे टू लाइब्रेरी, देयर सेट द 4000 वॉल्यूम्स, एवरी वन ऑफ देम बोरोड। नो, वो उसी आदमी का एग्जाम्पल लीजिए, हज़ारों किताबें थी, सारी कहीं ना कहीं से उधार ली गई, है ना। किसी दोस्त पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे राइटरों की किताबें चुरा चुरा के लोग रख लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, है ना। तो आप जानते हैं और समझते ही होंगे। तो बहुत ही लेंदी सा चैप्टर होता चला जा रहा है और हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसे पार्ट 2 में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।